ये आज का रिवीजन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। होता क्या है कि जैसे मान लो एक कई तरीके की कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग होती है, एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर जो बेसिक जो मेन कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग है जिसके ऊपर ज्यादातर आप लोगों के सम्स आते हैं, उसमें क्या है कि एक एंटिटी धीरे धीरे लॉस इनकर करते करते उसका असेट का बेस बहुत छोटा हो गया और उसका एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसको रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव बोलते हो, सरप्लस नेगेटिव, P&L डेबिट बैलेंस जिसको बोलते हो, वो बहुत बड़ा हो गया और उसकी बहुत सारी असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह वगैरह, बहुत सारी असेट अभी भी ओवर वैल्यूड हैं। मतलब असेट्स आर ओवर वैल्यूड एंड देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अगर ऐसा हो जाता है तो वो एंटिटी कैपिटल रिडक्शन करके अपने लॉसेस को ट्रिम करती है, अपने ओवर वैल्यूड असेट को राइट ऑफ करती है एंड अकॉर्डिंगली अपनी बैलेंस शीट को स्लिम एंड ट्रिम करती हैं, सो दैट वो बैलेंस शीट इतनी ब्लोटेड ना दिखे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस बैलेंस शीट में ना दिखे, सो दैट वो बैलेंस शीट थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हो जाए, बेस थोड़ा छोटा हो जाए तो कंपनी को ग्रो करने में आसानी हो। ये कंपनी लॉ में कैपिटल रिडक्शन के नाम से सेक्शंस हैं। मैं सेक्शन का नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, पर कैपिटल रिडक्शन के नाम से सेक्शंस हैं और ये हमारे सीए इंटरमीडिएट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से इसका अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ये मान के चलो, इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि लॉ में तो बहुत लंबा सारा आपको प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्रेडिटर लोगों से, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों से, लेंडर लोगों से, सारे लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है और उसके बाद ही आप इसकी इवन कोर्ट में जाता है, परहैप्स हाई कोर्ट तक जाकर के शायद अप्रूवल लेना पड़ता है। मैं लॉ का एग्जैक्ट बात आपको नहीं बता पाऊंगा, लॉ के टीचर बताएंगे टाइम पे। लेकिन इसका प्रोसेस ये है कि पहला स्टेप है कि वेरियस लायबिलिटी होल्डर लोगों से, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं, उन लोगों से सैक्रिफाइस मांगा जाए। माने वो लोग अपनी लायबिलिटी को कम करेंगे, तो अगर लायबिलिटी कम हो जाएगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को यूज करके अपने लॉसेस को, जिसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलते हैं, अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे, अपनी फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करेंगे। लॉसेस इज ऑल्सो फिक्टिशियस असेट। अपनी अदर फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करेंगे, अपनी गुडविल वगैरह अगर कुछ हो तो उसको राइट ऑफ करेंगे और अपनी जितनी भी ओवर वैल्यूड असेट्स हैं उनको राइट ऑफ करेंगे। तो स्टोरी ये है कि लायबिलिटीज होल्डर से सेक्रीफाइस आएगी, यानी कि प्रॉफिट आएगी, लॉसेस को और ओवर वैल्यूड असेट्स को और फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करेंगे और अगर कोई प्रॉफिट में बैलेंस बच जाए, फॉर एग्जांपल मान लो सेक्रीफाइस आई 100 करोड़ की और असेट्स वगैरह को राइट ऑफ करना था मान लीजिए 84 करोड़, तो जो 16 करोड़ रुपए का बैलेंस बाई चांस अगर बच जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। आस्क फॉर द सेक्रीफाइसेस फ्रॉम द लायबिलिटीज, put it in an account called capital reduction account या internal reconstruction account, then उसी capital reduction account के balances को use करके इन सारे assets को write off कर दीजिए और लास्ट में एक एंट्री मार दीजिए capital reduction account debit to capital reserve account for whatever balance is left in the capital reduction. So इस प्रोसेस को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन बोला जाता है। ये किया इसीलिए जाता है कि अपने लॉसेस और ओवर वैल्यूड असेट्स राइट ऑफ हो जाएं और बैलेंस शीट थोड़ी छोटी दिखे तो प्रेजेंटेबल हो जाए बैलेंस शीट। तो जब आउटसाइडर लोगों के साथ डील करें तो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर हमारे को रिजेक्ट ना कर दे हमेशा। अब बैलेंस शीट छोटी हो गई तो हमारे पास ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कोई भी मैनेजर जो इस तरह की कंपनी को टेक ओवर या कोई इस तरह की कंपनी का जिम्मा लेता है, कोई एमडी या सीईओ वगैरह, तो वो बैलेंस शीट को स्लिम ट्रिम करके उसके बाद अपने मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये एक तरह का रिपेयरिंग है, डैमेज्ड बैलेंस शीट का रिपेयरिंग है। लेकिन इसका अप्रूवल मिलना इतना आसान नहीं है जितनी आसान इसका अकाउंटिंग का प्रोसेस है। तो इसमें जो 3 जर्नल एंट्री, अच्छा 3 का 30 हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, जो प्रेडोमिनेंटली 3 जर्नल एंट्री है
उसमें पहला जर्नल एंट्रीज आता है लायबिलिटीज एंड इक्विटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जैसे मान लो क्रेडिटर लोगों ने बोला हम 20 करोड़ रुपया छोड़ रहे हैं, तो अपने को 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया कंपनी को, लायबिलिटी के नाम में क्रेडिटर लिख दिए। डिबेंचर होल्डर ने बोला हम लोगों ने 50 करोड़ रुपया छोड़ दिया, तो डिबेंचर कम हो गया। बैंक लोन ने बोला हमने 25 करोड़ छोड़ दिया, तो बैंक लोन 25 करोड़ से कम हो गया, हमारे को प्रॉफिट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल ने बोला हम 100 करोड़ छोड़ दे रहे हैं, तो हमको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। तो इस तरह से लायबिलिटी सब डेबिट होकर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाता है। टोटल मिलाकर के जनरली स्पीकिंग 5 लोगों से सैक्रिफाइस मिलती है। वन इज इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री एक सीख जाओगे सब हो जाएगा। जिसको तुम डेबिट कर रहे हो वो बैलेंस शीट में छोटा हो जाएगा, और जिसको तुम क्रेडिट कर रहे हो उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन, तो प्रॉफिट में बैलेंस आता जाएगा। ये 5 एंट्री 5 अलग अलग बार मारा जाता है, इसको कंबाइन करके एक एंट्री नहीं की जाती, 5 एंट्री मारी जाती है। उसके बाद जो अगली एंट्री होती है वो होती है असेट और लॉसेस को राइट ऑफ करने वाली। उसका एंट्री होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस। अब P&L डेबिट बैलेंस अपने बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट में, जो एक्चुअल में डेबिट बैलेंस है, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें डेबिट बैलेंस है, लॉसेस है, दिखाने के लिए बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाया गया, पर है तो डेबिट बैलेंस। इसको पहले खत्म किया जाता है। उसके बाद जो अदर फिक्टिशियस असेट्स है लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉट रिटन ऑफ, इस तरह के जो आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट की असेट साइड में हैं या रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाए गए हैं, जिनको कि खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक, उनको हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग इनको अदर फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, क्योंकि PL डेबिट बैलेंस इज वन सच फिक्टिशियस असेट। सो अदर फिक्टिशियस असेट्स आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉट रिटन ऑफ एटसेट्रा। उसके बाद जो तीसरे असेट को राइट ऑफ करते हैं उसका नाम है गुडविल। दिस इज एन इंटेंजिबल असेट, नॉट ए फिक्टिशियस असेट, बट स्टिल बिकॉज अ कंपनी इज आस्किंग फॉर सेक्रीफाइसेस फ्रॉम द लायबिलिटीज, वो एक तरह से भीख मांग रही है लायबिलिटी होल्डर से, तो उसके बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल का होना लॉजिकल नहीं है, तो उस गुडविल को भी खत्म कर देना मांगता है। और उसके बाद एक एक करके जो भी असेट्स जो उन्होंने राइट ऑफ करने बोला होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, व्हाटएवर असेट, लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, जिसको भी राइट ऑफ करने बोला होगा उसको राइट ऑफ किया जाता है। ये जो 3 नाम मैंने बोला P&L डेबिट बैलेंस, अदर फिक्टिशियस असेट्स और गुडविल, इन तीनों को बिना बताए हुए, क्वेश्चन अगर ना भी बोले तो इन तीनों को राइट ऑफ इसी ऑर्डर में किया जाता है। ऑर्डर इसलिए बोला गया कि कई बार कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट कम आता है और राइट ऑफ करने के लिए असेट हमारे पास ज्यादा होती हैं, तो ऑर्डर में जब हम लोग जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास प्रॉफिट 100 करोड़ आया लायबिलिटी सेक्रीफाइस से, और PL डेबिट बैलेंस ही 130 करोड़ है, तो हम PL डेबिट बैलेंस का 100 करोड़ खत्म करके शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट ही नहीं है। तो ऑर्डर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में PL डेबिट बैलेंस, उसके बाद अदर फिक्टिशियस असेट्स, उसके बाद गुडविल का नंबर आता है। उसके बाद जो अदर असेट्स का नंबर आता है वो जैसा क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से राइट ऑफ होता है। ये जर्नल एंट्री को आप एक साथ पास कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग आपको अलग अलग पास करने का मन है वो भी कर सकते हैं, आप इसका 4 एंट्री 5 एंट्री बना सकते हो, लेकिन ये एंट्री जनरली मैं क्लास में एक साथ पास करवाता हूं, 2 नंबर एंट्री। एंड द लास्ट एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल रिडक्शन में जितना भी बैलेंस बच गया उसको कैपिटल रिजर्व में बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर कुछ बैलेंस बचा तो। अगर सेक्रीफाइसेस आर मोर देन लॉसेस, अगर लायबिलिटी होल्डर ने ज्यादा पैसा माफ कर दिया, हमको प्रॉफिट ज्यादा हो गई, असेट राइट ऑफ करना कम था हमें, तो बैलेंस का प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ये जो 3 जर्नल एंट्री का मैंने आपको रिवीजन कराया, ज्यादातर कैपिटल रिडक्शन के सम्स, ज्यादातर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सम्स इसी के हिसाब से या इसी प्रोसेस को कवर करते हुए होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि
हमारे इंस्टीट्यूट का यह मानना है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई सम आया तो किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, इवन असेट सेल करके भी जो प्रॉफिट होता है ना, जिसको नॉर्मली हम लोग पीएल में भेजते हैं, अगर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम के थ्रू से कोई प्रॉफिट आता है तो नॉर्मली वो पीएल में कहीं भी जाता हो प्रॉफिट लॉस, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के सम में हम लोग उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस स्कीम के अंदर हमने बिल्डिंग 20 करोड़ की 30 में बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट 30 टू बिल्डिंग 20 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10 करेंगे, टू पीएल नहीं करेंगे। हर तरह का प्रॉफिट लॉस कैपिटल रिडक्शन में डेबिट और क्रेडिट होगा। सिमिलरली इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें बहुत सारा एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है, जिसको रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस बोलते हैं, उसको भी कैपिटल रिडक्शन के थ्रू से पास करना पड़ता है। एंड द जर्नल एंट्री लुक्स लाइक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आप चाहो तो दो एंट्री मार सकते हो, एक रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू बैंक लिख दिया, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस भी लिख सकते हो, बट वाई टू पास टू एंट्रीज व्हेन इंस्टीट्यूट इज हैप्पी विथ वन एंट्री। तो आप ये एक जर्नल एंट्री मार सकते हो खर्चा के लिए। याद रखना, किसी भी तरह का प्रॉफिट और किसी भी तरह का लॉसेस अगर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि ये इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का एक स्कीम ड्राफ्ट होता है, कोर्ट में अप्रूवल लेना पड़ता है, हर स्टेक होल्डर का, मैंने आपको सबसे पहले बताया, हर स्टेक होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है। उस स्कीम के थ्रू से कोई भी एसेट लायबिलिटी बिक्री होगा, कुछ भी होगा, कहीं से भी प्रॉफिट लॉस आएगा, कैपिटल रिडक्शन ही क्रेडिट और डेबिट होगा। अब इसमें एक दो चीज जो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, उसमें एक चीज है कि जैसे मान लो कि कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। आप जानते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नोट्स में होता है। और मान लो पेंडिंग कोर्ट केस है, कोई पेंडिंग कोर्ट केस, मान लो 40 लाख रुपए का पेंडिंग कोर्ट केस है। अब उसने बोला हम ये केस विड्रॉ करते हैं, एब्सोल्यूट विड्रॉ और कुछ भी नहीं मांगा, तो कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट हो गया। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नोट्स का चीज है, नोट्स का चीज माफ हो गया तो नोट्स से उड़ जाएगा ना, जर्नल एंट्री कैसे पास होगा? बैलेंस शीट में तो कुछ था ही नहीं, माफ तो बैलेंस शीट से तो कुछ हुआ ही नहीं। किसको डेबिट करेंगे? तो टू कैपिटल रिडक्शन का प्रॉफिट लिखेंगे, ये प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉरगो होता है, इट्स नॉट ए प्रॉफिट, उसको इग्नोर कर दीजिए, उस ट्रांजैक्शन को छोड़ दीजिए, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। नोट्स का चीज था, नोट से उड़ गया। मजा कब आता है? जब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वाला बोलता है कि हमको 10 लाख रुपया दे दो, हम 30 लाख रुपया माफ करते हैं। तो इसमें लॉस हुआ है हम लोगों को, सच पूछो तो, बिकॉज नोट से 40 लाख रुपया उड़ जाएगा, समझ में आता है, पर 10 लाख रुपया का जो कैश आउटफ्लो होगा उसके लिए कुछ डेबिट भी तो करना पड़ेगा, एंड दैट डेबिट इज ए लॉस। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर पूरा माफ हो गया, नो एंट्री, पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर आधा माफ हुआ या माफ हुआ 30, तो 30 का नो एंट्री, पर पेमेंट अगर 10 करना पड़ा तो 10 इज ए लॉस। और उसका अकाउंटिंग एंट्री अब आप पकड़ लिए होंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना पड़ता है। कई बार कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होल्डर लोग बोलते हैं कि हमको 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर दे दो, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली जो आइटम डेबिट क्रेडिट होता है उसमें आपको केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट तो हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट होता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कई बार आता है कि डायरेक्टर लोगों ने पहले कुछ सैलरी ली थी 4 लाख रुपए की, वो लोग वापस दे रहे हैं। अब वो जो पहले सैलरी वैलरी लिया था तो सैलरी में डाल के तो पीएल में खत्म हो गया होगा, अब वो लोग वापस दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो आप आराम से एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ऐसे इसमें कई बार क्या होता है कि कोई मान लो हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिसको कैपिटल कमिटमेंट बोलते हैं, ग्रुप 1 की क्लास में मैं कमिटमेंट बताया था। तो मान लो मैंने किसी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब हमारी कंपनी की हालत खराब हो गई तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, और कैंसिल किया तो हमको 2000 का पेनल्टी देना पड़ा। अब दैट पेनल्टी इज नोवेयर इन द बुक्स, वी आर पेइंग इट एंड देयरफॉर इट्स अ लॉस। तो आपको सीधा एंट्री मारना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कोई एक लायबिलिटी होती है और कोई एक असेट होती है।
मान लो बैलेंस शीट में लायबिलिटी 400 है, असेट 300 है। लायबिलिटी 400, असेट 300, और ये क्रेडिटर बोला हम ये बिल्डिंग ले जाएंगे, और ये बिल्डिंग ले जाएंगे 410 में लेके जाएंगे, 410 में, और 10 का हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर तो हमसे 400 ही पाता है। बिल्डिंग हमारी 410 की लेके जा रहा है, जो हमारी बुक्स में 300 है, पर वो तो वैल्यू करके 410 में लेके जा रहा है, तो पाता तो हमसे 400 ही है, तो वो 10 का कैश पेमेंट कर देगा बोल रहा है। तो हमें कुछ इस तरह का एंट्री मारना पड़ता है। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 10, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 400, टू बिल्डिंग 300 और टू कैपिटल रिडक्शन 110। क्योंकि सच पूछो तो क्रेडिटर ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, हमारा बिल्डिंग ऊंचा दाम में बिका, क्रेडिटर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। ऐसे ही मान लो इसी केस में क्रेडिटर बोला 400 का क्रेडिटर है, 300 का बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग ले जा रहे हैं, मेरा 100 करोड़ माफ कर दो, माने हम 100 करोड़ और तुमसे नहीं मांगेंगे, बस हमको बिल्डिंग दे दो। उस केस में आवर एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 400, टू बिल्डिंग 300, टू कैपिटल रिडक्शन 100। क्योंकि हमारा 400 का क्रेडिटर खत्म हुआ 300 की बिल्डिंग के अगेंस्ट में, 100 क्रेडिटर ने माफ कर दिया, तो हम लोगों का एंट्री कुछ इस तरह का हो गया। इसी में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जो लायबिलिटी कम होता है उस लायबिलिटी को डेबिट करना है, पेमेंट अगर होता है कैश या बैंक को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट लॉस कैपिटल रिडक्शन में जाना है। अब इस प्रोसेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सम कई बार आता है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, जिस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, मान लो इन्वेस्टमेंट इन टाटा स्टील, कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड कर देते हैं, और ये 10% स्टेक है उस कंपनी का, और हमारी कंपनी ने इसको खरीद के रखा है 40 लाख रुपए में। अब इसका वैल्यू रिड्यूस हो गया है मान लीजिए, और वो डेटा कैसे दिया है क्वेश्चन पेपर में कि बी लिमिटेड का साल का प्रॉफिट, बी लिमिटेड का साल का प्रॉफिट, माइंड इट, बी लिमिटेड का साल का प्रॉफिट है 36 लाख, जिसमें हमने इन्वेस्ट करके रखा है, और इसका कैपिटलाइजेशन रेट है, कैपिटलाइजेशन केई जिसको बोलते हो, 12%, बस और कुछ नहीं बोला। अब आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एफएम वाला, कि अगर कोई कंपनी 36 लाख का प्रॉफिट अर्न करती है और 12% का कैपिटलाइजेशन रेट है, तो आपने एक तो ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, P0 इज इक्वल टू E1 बाई के, या अर्निंग बाई के। प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से शेयर का फेयर वैल्यू निकलता है। तो प्रॉफिट 36 लाख है, आप अगर 12% से कैपिटलाइज कर दोगे तो आपको कंपनी का पूरा वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। तो यार वैल्यू ऑफ इक्विटी 36 लाख बाई 12% विच इज 300 लाख रुपया। ये पूरी कंपनी का वैल्यू है। मेरे पास इस कंपनी का 10% स्टेक है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू 300 का 10% आ गया 30 लाख रुपया। तो अगर मेरे इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू 30 लाख आ गया, मैंने 40 लाख में खरीदा था, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 लाख रुपए से गिरा दो। तो आवर जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 लाख रुपया। तो ये बड़ा ध्यान दे करके क्वेश्चन पेपर को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन पेपर में 12, 15, 20 लाइनें होती हैं, और हर लाइन में कहीं प्रॉफिट, कहीं लॉस, कहीं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉरगोन, तो नो एंट्री वाला कहानी, कहीं पेनल्टी, कहीं खर्चा, इस तरह की स्टोरी रहती है, जिसका अकाउंटिंग आपको जर्नल एंट्री के थ्रू से पास करना पड़ता है। अगर कभी लेजर बनाने का सम आया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जरूर बनाना और बैंक अकाउंट जरूर बनाना, क्योंकि इसमें बैंक का रिसीट पेमेंट बहुत होता है और प्रॉफिट लॉस सब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होता है। और फाइनली कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में डालना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन का जो खात्मा होगा, माने क्लोज जो होगा तेरा सोल्यूशन, वो लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में डालने के बाद ही होगा।
बहुत तरह के इंटरेस्टिंग सम्स मेरी बुक में हैं, आप उनको बैठ करके आराम से बनाइएगा। बट अभी ना मेरे को आपको कुछ और इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ और बातें भी बतानी है। जैसे एक गुगली होता है क्वेश्चन में, कई बार हम लोग उसको स्प्लिट बोलते हैं। स्प्लिट, जैसे एक कंपनी की मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का सम है, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का सम है, और सम में बोला ईच शेयर इज डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स ऑफ ₹1, माने एक 10 रुपया वाला शेयर 10 ठो 1 रुपया वाला शेयर में कन्वर्ट हो गया। अब आप समझो कि क्या कंपनी को कोई फायदा हुआ? क्या शेयर होल्डर ने अपना कैपिटल कम किया? एक शेयर के बदले 10 शेयर मांग लिया, छुट्टा ले लिया एक तरह से। आपके पास 1000 का एक नोट है, आपने 10 नोट मांग लिए 100 के। अब तो 1000 का नोट नहीं बचा, 500 का एक नोट है, आपने 5 नोट मांग लिए 100 के। ये वैसा स्प्लिट है, इसको शेयर स्प्लिट बोलते हैं। लेकिन इसकी एक जर्नल एंट्री पास होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपया वाला 1 लाख। इसी में कई बार कंसोलिडेशन भी होता है, जैसे 1 रुपया वाला 10 शेयर के बदले कंपनी ने 1 शेयर 10 रुपया वाला दे दिया, तो ये एंट्री उल्टा भी हो जाता है। तो वो उसमें कंपनी को एज सच कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन यही देखो कैसे प्रॉफिट होता है कि मान लो कंपनी ने बोला, कंपनी का 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच था, और कंपनी ने बोला नाउ ईच शेयर इज कन्वर्टेड इनटू ₹8 ईच। एक शेयर को 8 रुपए में कन्वर्ट कर दिए। अब ये जो 8 ईच वर्ड लिख देता है, इसका मतलब कंपनी का फेस वैल्यू भी 8 हो गया, अब 10 नहीं है, और कंपनी को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैसे? आप इस तरह का एंट्री में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 वाला 80,000, क्योंकि शेयर वही पब्लिक के पास 10,000 है, पर शेयर का फेस वैल्यू को 8 कर दिया गया, तो फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों गिर गया, तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000। अब यहीं पे कई बार क्या होता है, 8 ईच नहीं लिख के वो लोग बोलता है कि कंपनी का शेयर कैपिटल इज इक्विटी शेयर इज रिड्यूस्ड टू ₹8 पेड अप। अगर वो लोग ₹8 पेड अप बोलते हैं तो इसका मतलब फेस वैल्यू अभी भी 10 है। पेड अप कैपिटल जो पहले 10 था उसको 8 बना दिया गया, कंपनी का शेयर पार्टली पेड हो गया। कंपनी अगर चाहे तो बाद में 2 रुपया कॉल कर सकती है, ये भी सिस्टम है। अगर 8 पेड अप वर्ड लिख दिया तो ऐसा जर्नल नहीं पास करके, सिंपल हम ऐसा जर्नल पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपया डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। इसमें आप क्या देख रहे हो कि शेयर आज भी 10 रुपया वाला ही है, 10,000 शेयर ही है, पर वो 8 पेड अप हो गया, तो वो कंपनी लिखेगी 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹8 पेड अप 80,000। शेयर कैपिटल 20,000 से कम हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो 8 पेड अप लिखता है या 8 ईच लिखता है, ये बहुत केयरफुल होना है। 8 पेड अप अगर लिखता है तो कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, 8 ईच लिखता है तो इक्विटी, वहां फेस वैल्यू भी चेंज हो गया ना, तो शेयर कैपिटल 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। ये थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना है कि कई बार कंपनी अपने फुली पेड शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है, या स्टॉक को बाद में शेयर्स में वापस से कन्वर्ट कर देती है। अब ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब हो गया बंडल ऑफ शेयर्स, जहां सिर्फ अमाउंट इंपॉर्टेंट है पर शेयर का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कंपनी के पास 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच था, कंपनी ने उसको 1 लाख रुपए का स्टॉक बना दिया। अब 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच है, तो आपको एक शेयर अगर बेचना होगा तो 10 ईच का ही बिकेगा, 10 रुपया का। लेकिन अगर आप उसको स्टॉक बना दिए 1 लाख रुपया का, तो उसमें से 1 रुपया भी निकाल करके बेचा जा सकता है। एनी अमाउंट में, एनी नंबर में आप उसको बेच सकते हो, या उसको डिसबर्स कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो।
हालांकि आजकल ये सब चीजें होती नहीं है, पर अगर कंपनी की शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट किया गया तो आप एंट्री मारोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, अमाउंट 1 लाख। क्यों किया जाता है? आंसर इज शेयर में लिक्विडिटी लाने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए। वापस से इक्विटी स्टॉक को अगर इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट किया गया तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किया जाता है। क्योंकि खाली क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि भाई कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया गया, शेयर को स्टॉक में, तो बच्चे समझ नहीं पाते चला कौन सा स्टॉक बन गया, ये कोई इन्वेंट्री बन गया क्या? ऐसा नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर के पास, जिसके पास भी 10,000 शेयर था, उसको 1 लाख का बंडल मिल गया। ये रुपया का बंडल हो गया एक तरह से, और इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख रुपया का है। अब इन्होंने बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों ने बोला कि हमको हमारा डिविडेंड रेट 15% कर दो, 15% कर दो, हम अपने कैपिटल को 18 लाख कर देंगे। माने दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस 2 लाख रुपीज ऑफ देयर कैपिटल इफ वी इंक्रीज देयर डिविडेंड रेट बाई 5% या फ्रॉम 10 to 15%। अब इसका जर्नल हम लोग कैसे पास करेंगे कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 लाख। कंपनी को 2 लाख रुपया का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल कैपिटल तो रिड्यूस हो ही गया। नाउ इस तरह का कॉम्बिनेशन में कई तरह का अपने को सम मिलेगा, आप करेंगे। एक सम मैं देख रहा था, उसमें वो बोला गया था कि कंपनी के बैलेंस शीट में ना सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ था 50,000 रुपया का, और शेयर होल्डर ने जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम ड्राफ्ट करी उसमें बोला सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग पर्पसेस। इसका मतलब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैपिटल रिडक्शन में डाल के प्रॉफिट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आराम से एक एंट्री मार देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अगर कोई रिजर्व नो लॉन्गर रिक्वायर्ड हो, अगर किसी रिजर्व के पैसे को कैपिटल रिडक्शन की तरह यूज करना हो, तो आराम से यह काम किया जा सकता है। इसी में एक और एपिसोड आता है, हम लोग उसको शेयर सरेंडर बोलते हैं। ऐसे तो शेयर सरेंडर को डिटेल में समझने के लिए पूरा मेरा बड़ा वाला लेक्चर का ही वो नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बट खाली एक लाइन हम बोलेंगे। शेयर सरेंडर का मतलब होता है कि शेयर होल्डर लोग कंपनी को अपना शेयर वापस कर देगा, वैल्यू नहीं करके, वैल्यू कम नहीं करके सीधा नंबर कम कर देगा, और उसको सरेंडर्ड शेयर्स बोलते हैं। और कंपनी उस सरेंडर वाला शेयर को, जो उनके पास, कंपनी के पास वो शेयर वापस आया, उसको दूसरे लायबिलिटी को दे करके उनसे भी सेक्रीफाइस लेती है। तो इसमें एक मिक्सचर ऑफ जर्नल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लो एक कंपनी की शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 लाख है, और उसी कंपनी का एक क्रेडिटर है मान लो 40,000 रुपया का। कॉम्बिनेशन देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इन शेयर होल्डर लोगों ने क्या बोला, बोला हम लोग अपना 5,000 शेयर सरेंडर करते हैं। सरेंडर तो इनडायरेक्टली कंपनी को तो प्रॉफिट हो गई 50,000 रुपए की, क्योंकि उन्होंने 5,000 शेयर 10 रुपया वाला सरेंडर करके कंपनी को वापस कर दिया, कंपनी कैपिटल तो कम हो गई। लेकिन सरेंडर वर्ड आने की वजह से और उस सरेंडर वाला शेयर को दूसरे किसी क्रेडिटर के लिए यूज करने की वजह से अकाउंटिंग प्रोसेस को थोड़ा अमेंड किया गया है एज दिस। कैसे कि मान लो शेयर होल्डर से सरेंडर करके हमें शेयर मिले, तो हम एंट्री मारेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट 50,000।
इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर अकाउंट 50,000। अब मान लो अब ये शेयर सरेंडर एक तरह का प्रॉफिट ही है, लेकिन अभी हम इसको कैपिटल रिडक्शन में नहीं डाले हैं, पहले हम इसको यूज कर लेंगे, अगर कहीं पे यूज करना हो तो फिर जो बचेगा उसको कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। देखो कैसे, मान लो ये क्रेडिटर लोग बोला कि हमको इस सरेंडर में से 15,000 का शेयर दे दीजिए, हम अपना क्रेडिटर का पूरा 40,000 छोड़ देंगे, तो इवेंचुअली हम लोग को 25,000 का ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 15,000 का शेयर वो लोग मांग रहा है। लेकिन एंट्री का पैटर्न देखिए, 25,000 लिखने का तरीका देखिए। पहले हम इनको शेयर इशू करेंगे 15,000 रुपया का क्रेडिटर लोगों को, तो खाली ऐसा एंट्री मारेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000, क्योंकि सरेंडर में वो लोग शेयर मांग रहा है हमसे, सरेंडर वाला शेयर हमसे वो लोग मांग रहा है, तो मेरा कैपिटल वापस से बढ़ जाएगा 15,000 रुपया से, और सरेंडर में से मांगा है तो मेरा सरेंडर का बैलेंस कम हो जाएगा। तो माई एंट्री सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन माई नेक्स्ट एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन विच इज 40,000। अब यहां पे कोई भी बच्चा जब कैपिटल रिडक्शन को 40,000 देखता है तो उसको लगता है हमको 40,000 का प्रॉफिट हो गया, नहीं 25 का ही प्रॉफिट हुआ है। कैसे? ये 40 के क्रेडिट को इस 15 के डेबिट के साथ देखिए, बिकॉज शेयर सरेंडर डेबिट एक तरह का कैपिटल रिडक्शन डेबिट ही तो है, तो ये कॉम्बिनेशन में समझा जाता है। अब हमारे पास सरेंडर में 35,000 का बैलेंस बच गया, जो मान लो अब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है, तो हम लिखेंगे सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 35,000। सरेंडर में अगर बैलेंस नहीं चाहिए होता है तो वो कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया जाता है। तो इवेंचुअली आप अगर कैपिटल रिडक्शन में देखेंगे तो सिर्फ 40 और 35 75,000 ही तो है, और वो 75,000 और क्या है सोचो, शेयर होल्डर से हमको 50,000 का गिफ्ट मिला या भीख मिला, और क्रेडिटर से 25,000 का। शेयर होल्डर 50,000 रुपया अपना छोड़ दिया था, याद है, और क्रेडिटर खाली 25 छोड़ा था, 40 के बदले 15 मांग लिया था, तो टोटल 75,000 का ही तो प्रॉफिट है। लेकिन उस प्रॉफिट को, उस एंट्री को करने का ये जो तरीका है कि शेयर का सरेंडर पहले ले लो, कैपिटल रिडक्शन में मत डालो, सरेंडर अकाउंट में डालो, सरेंडर को यूज करके शेयर इशू कर दो, लॉस लिख लो, फिर सरेंडर के बचे हुए बैलेंस को कैपिटल रिडक्शन में डालो। देखने से लगेगा कि शेयर होल्डर लोगों ने 35,000 सेक्रीफाइस किया, नो, 15 यूज भी तो किए। क्रेडिटर को जो 15,000 का शेयर दिए वो सरेंडर डेबिट करके शेयर कैपिटल लिखा गया, और क्रेडिटर का पूरा 40,000 का प्रॉफिट यहां डाला गया। इवेंचुअली क्रेडिटर का 40,000 का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा के डाला गया, शेयर का 35,000 थोड़ा गिरा के डाला गया, लेकिन आपको ग्रुप में देखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री सरेंडर के थ्रू से एंट्री मारी जाती है। सो दिस इज लाइक दिस। इसमें आपको ऐसे सोचना है कि शेयर होल्डर से सरेंडर 50,000 मिला, सरेंडर में से 15,000 शेयर इशू कर दिए, बाकी सरेंडर कैपिटल रिडक्शन में डाल दिए, और क्रेडिटर का जो भी पैसा था फुल पैसा कैंसिल हो गया तो कैपिटल रिडक्शन में डाल दिए। लास्ट में जाके एंट्री का फाइनल प्रॉफिट मैच करेगा, अदरवाइज बीच में आप लोगों को डिस्टर्बेंस ही रहेगा। नाउ कई कई क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ रहता है, डिटेल दे देगा, कैपिटल ये वो करके ऐसे अलग 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 करके लिख देगा। आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा, बनाने से आपको पीएल डेबिट बैलेंस या कोई भी बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है, उसके बाद आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को गो थ्रू कीजिएगा। ओके, बाकी तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं अपने बुक में, आप बैठ के एक करके सारा कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है और बहुत इजी सा चैप्टर होता है ये। तो ये मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का। थैंक यू।